ओके, अब सप्लाई के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सप्लाई में क्या होगा। इफ़ यू रिमेंबर, हमने डिमांड में क्या क्या पढ़ाई किया है, उसमें भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल था। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल होगा ही। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हम लोग बस एक ही कमोडिटी कंसिडर करेंगे और उसी का प्राइस देखेंगे और उसी के सप्लाई को स्टडी करेंगे। वेरएज मार्केट सप्लाई में वी विल बी स्टडिंग मल्टीपल कमोडिटीज, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर मार्केट में कोई एक चीज़ तो बिकती नहीं है, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो कंसिडरेशन हम मार्केट सप्लाई में करेंगे। अब देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है, तो क्लियरली प्राइस कम होने पर क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, कम। अब ये जो टेबल यहाँ पर दिया है उसे देख के पता चल ही जाता है कि प्राइस जैसे 500 से बढ़कर 2500 तक ऊपर जा रहा है, सिमिलरली सप्लाई भी बढ़ रहा है from 0 to 90. Clearly, as and when prices are increasing, clearly quantity supplied is also increasing. तो ग्राफ आएगा अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि रिलेशनशिप है पॉजिटिव। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम क्या करते हैं, टोटल सप्लाई यानी कि मार्केट सप्लाई के बारे में बात करेंगे, बिकॉज देयर वोंट बी जस्ट वन कमोडिटी इन द मार्केट, और सबका मिला के ग्राफ तो ऐसे ही आएगा। बस हम डिफरेंस देख रहे हैं कि नो डाउट ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का अप्रोच है, लेकिन फिर भी मार्केट को हम स्टडी कर सकते हैं। एंड इन वन मार्केट इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज आर बीइंग सोल्ड। तो ये कंसिडरेशन है मार्केट सप्लाई का। तो अभी हमने देखा कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, सप्लाइड बढ़ जाता है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर रूल को एक्सेप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला तो एक्सेप्शन है लैंड या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स। चाहे हम कुछ भी करें, हम लैंड का सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हैं। द एक्सेप्शन कुड बी पाम आइलैंड्स। अगर आपको पता है पाम आइलैंड्स क्या है, तो पाम आइलैंड्स ही एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंड है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर हैं, जैसे डेविड बेकहम हो या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, या इनफैक्ट इवन शाहरुख खान हैज़ अ हाउस ओवर देयर आई बिलीव। तो ये बिल्कुल भी एक पाम ट्री जैसा है शेप में, ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। तो शेप कुछ ऐसा है, एक्सक्यूज माय ड्राइंग प्लीज। तो पाम ट्री जैसा इसका शेप है, लेकिन अदरवाइज हम ज़मीन का सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, वो तो जितनी अवेलेबल है उतनी ही अवेलेबल रहेगी। ओके, वही सिचुएशन होगी रेयर गुड्स के केस में, जैसे एंटीक पीसेस हो या किसी बहुत फेमस जैसे राजा रवि वर्मा जी का कोई पेंटिंग हो, तो वो तो पेंटिंग्स अब बढ़ नहीं सकते, बिकॉज इनफैक्ट राजा रवि वर्मा जी की ऑलरेडी तो डेथ हो चुकी है। सो देयर सप्लाई विल बी लिमिटेड, दो प्राइजेस माइट बी स्काई रॉकिंगली हाई। ओके, अगला है सप्लाई ऑफ लेबर। ये कर्व हमेशा बैकवर्ड बेंडिंग होता है। बैकवर्ड बेंडिंग कैसे होगा वो देखते हैं। ये ऐसा होता है। सो ये नंबर ऑफ आवर्स a person might be working, और ये है वेजेस पेड। जैसे सपोज 2 घंटे लेते हैं, 2 घंटे से शुरुआत करेंगे। 2 घंटों में अगर काम किया 2 घंटे, 2000 रुपये मिलते हैं।
फिर 3 घंटे काम करने पर 3,000 रुपये मिलते हैं। 5 घंटे काम करने पर समझो 5,000 मिलते हैं। फिर मैंने ना 6,000 देना स्टार्ट किया, तब रादर ना लोग कम घंटे काम करने की कोशिश करेंगे। सो 6,000 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है ना, समझो पॉइंट ए, बी, एक मिनट, सी एंड डी। तो यहाँ पे ना क्या होता है, हम आवर्स वर्कड एंड वेजेस को कंपेयर करेंगे। 2 घंटे में 2,000, 3 घंटे के 3,000, 4 घंटे के 6,000। ये तो क्वेश्चन मार्क ही है, ऐसा कैसे है, समझाती हूँ। और 5 घंटे के, पहले 5 घंटे में जाते हैं, पहले 5 वाला केस लिखती हूँ। वेट, तीन घंटे के 3,000, फिर 5 घंटे के 5 घंटे के मिलते हैं 5,000। लेकिन जब मैं 6,000 देना स्टार्ट करती हूँ ना, तो बंदा काम के घंटे नहीं बढ़ाता है, रादर कम काम करना स्टार्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई ऑफ वर्क भी बढ़ना चाहिए, सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ना चाहिए। लेबर का मतलब काम होता है एंड लेबरर का मतलब वर्कर होता है। तो अब तक हम ट्रेंड क्या देख रहे थे कि अगर हम प्राइसेस बढ़ा देते हैं तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है। ऐसा यहाँ नहीं दिखता है। टिपिकली जहाँ पे मैं बोलूँगी कि लेबर क्लास जिनकी नेसेसिटीज बहुत लिमिटेड होती है, दैट क्लास इज नॉट वेरी एम्बिशियस, उनके बस बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो जाए तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग अ लॉट। तो अगर ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो ये 5 घंटे जब ये काम कर रहे थे ना, तब उन्हें 5,000 मिलने लगे एंड देयर नेसेसिटीज आर फुलफिल्ड एक्चुअली। मैंने एक्सपेक्टेशन में क्या सोचा कि 6,000 अगर दे दूं तो ये ज़्यादा घंटे काम करेंगे, पैसे के लिए कोई कौन काम नहीं करेगा, ये क्लास काम नहीं करेगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट एम्बिशन। बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये बहुत एम भी नहीं है उनका। तो इसीलिए जब एक बार उनके नेसेसिटीज फुलफिल हो जाते हैं ना, ये लोग ऑटोमेटिकली अपने एफर्ट्स कम डालना स्टार्ट करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो एक लिमिट के बाद अगर मैं प्राइजेस बढ़ा भी दूँ तो भी ये लेबर क्लास ज़्यादा काम नहीं करेगी एंड दैट इज डेफिनेटली एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई एंड द सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। सो एक हद तक ये यहाँ से ऐसी आगे गई और फिर क्या हो गई, पीछे की तरफ मुड़ गए। ओके, अब अगला हम करेंगे चेंज इन सप्लाई। अगेन ये डिमांड जैसा ही होने वाला है। एक बार होगा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पर मूवमेंट कर्व पर ही होगा, एंड दूसरा होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज, जहाँ पर कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। अब देखते हैं ये काम कैसे होगा, काम कैसे करेंगे। सो पहला तो हम देख रहे हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। हम एग्जाम्पल के साथ जाएंगे। ये वाला ग्राफ भी वैसे चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो सपोज 20 रुपीज के प्राइस पर वी वर सप्लाइंग 10 यूनिट्स। 40 रुपीज के प्राइस पर वी वर सप्लाइंग 30 यूनिट्स एंड से 50 रुपीज के प्राइस पर वी आर सप्लाइंग से 50 यूनिट्स। तो अगर कॉलम बना दूं मैं क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइजेस का, तो बहुत आसान हो जाएगा। ए, बी एंड सी। तो मैं नाम दे रही हूँ E1 और E2 नहीं रख रही हूँ, आई एम चेंजिंग द नेम।
तो ये वाला B है, ये वाला A है और ये वाला C है। B में रेफरेंस पॉइंट रखूंगी। सो A के लिए क्वांटिटी सप्लाइड है 10 एंड प्राइस है 20। B के लिए क्वांटिटी सप्लाइड है 30 एंड प्राइस है 40। C के लिए क्वांटिटी सप्लाइड कितना है 50 एंड प्राइस भी है 50। वेरी वेल। अब अगर मैं B को लैंडमार्क कर दूं, B को बेंचमार्क पकड़ लूं, तो सप्लाई बढ़ता किस तरफ है, C की तरफ। क्वांटिटी सप्लाई देखो 30 से बढ़ के हो रही है 50, यानी कि सप्लाई इज एक्सपांडिंग और एक्सटेंडिंग। सो जब मैं B टू C की तरफ जाऊंगी, B टू C की तरफ जाऊंगी, so there is extension of supply, there is extension of supply, and not just that, with extension में बोलूंगी कि मूवमेंट B से ऊपर है ना, C जो है C ऊपर के लेवल पर है, तो the movement is upwards, तो the movement is upwards। और upwards होने के साथ साथ ये क्या है, this is along the curve। ओके, अब सिमिलरली हम B टू A देखेंगे। जब मैं B टू A की तरफ जाती हूं ना, तो क्वांटिटी सप्लाइड होती है कम, और इसीलिए मैं बोलूंगी कि ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एंड अगेन द मूवमेंट किस तरफ है, द मूवमेंट इज डाउनवर्ड्स, लेकिन कर्व हम बदल नहीं रहे हैं, द मूवमेंट इज अलोंग द कर्व। द मूवमेंट इज डाउनवर्ड्स एंड क्या है, अलोंग द कर्व है। वेरी गुड। इसमें भी चेंजेस इन सप्लाई को फिर से दो कैटेगरीज में बांटेंगे। चेंजेस इन सप्लाई को फिर से दो कैटेगरीज में बांटेंगे। चेंजेस ड्यू टू प्राइस एंड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो ये नहीं बदल रहा है, ये डिमांड के केस में भी यही होगा और सप्लाई के केस में भी यही होगा। फाइन। अब जाएंगे इंक्रीज या डिक्रीज की तरफ। यहां पर ग्राफ पूरा शिफ्ट होगा और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस इन मार्केट हो सकता है, या समझो फ्लड या फेमाइन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन लाइन अगर इंटरप्ट हो गई तो फिर से सप्लाई इंटरमिटेंट हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अब इसे करेंगे कैसे, ओके। अब प्राइजेस बिल्कुल भी कांस्टेंट है, प्राइजेस आर एकदम कांस्टेंट। ओके, अगेन हम ए, बी और सी लेने वाले हैं, ज्यादा अच्छा दिखता है इसलिए, एंड प्राइस इज कांस्टेंट। ओके, बट द क्वांटिटी सप्लाइड इज चेंजिंग फ्रॉम 10, 20 एंड 30। प्राइस सपोज 50 पर मैं कांस्टेंट लेने वाली हूँ। सो ये हो गया प्राइस, और ये हो गया क्वांटिटी सप्लाइड। पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। ए पर क्वांटिटी सप्लाइड 10, 20 एंड 30। प्राइसेस आर 50 थ्रू आउट, दे आर कांस्टेंट। ओके, अब यहां पर क्या होता है, देयर आर फैक्टर्स अदर देन प्राइस दैट आर रिस्पॉन्सिबल।
कैसे फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ पेट्रोल भी हो सकता है। समझो प्राइस ऑफ पेट्रोल ना बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया, तो मैंने कम यूनिट्स मंगवाना स्टार्ट किया, तो मैं सप्लायर हूँ और अगर मैं ही कम यूनिट्स मंगवाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ से जो आगे सप्लाई होगा वो कम होगा। ओके, अब सप्लाई कम किस तरफ हो रहा है, जब मैं बी से ए की तरफ जाती हूँ तो सप्लाई कम हो रहा है। सो जब ग्राफ बी वाला ग्राफ कौन सा है, एस वाला ग्राफ है, यहां से हम शिफ्ट होते हैं ए वाले ग्राफ पर, जो कौन सा वाला ग्राफ है, S2 वाला ग्राफ है। तो सप्लाई हो रहा है कम लेकिन ग्राफ हो रहा है अपवर्ड्स शिफ्ट। आई बात समझ में, क्योंकि ए क्या है, ई के ऊपर वाले साइड में है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मैं बी से ए की तरफ जाती हूं तो देर इज डिक्रीज इन सप्लाई, देर इज डिक्रीज इन सप्लाई and the graph is shifting upwards. The graph shifts upwards. ठीक है, अब मैं बोलूंगी ये B से लेके C में जाता है। कैसे, यहां पर क्या होता है, B से C में चले जाएंगे ना तो क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 20 to 30. So clearly there is increase in supply, लेकिन मूवमेंट जो है ना वो along the curve नहीं है, we are completely changing the graph. और ये C वाला ग्राफ कौन सा वाला है, यहाँ पर S1 वाला है। So S से S1 यानी कि शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ and the graph is shifting downwards. The graph shifts downwards. So ये बहुत इजी है ना, इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ग्राफ पूरा शिफ्ट होता है, लेकिन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में ग्राफ शिफ्ट नहीं होता है, एग्जिस्टिंग ग्राफ पर ही पॉइंट्स आगे पीछे मूव होते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली सप्लाई फंक्शन, लेकिन सप्लाई फंक्शन हम अगले सेशन में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट।